नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार नीट छात्रा की डायरी में वो क्या राज छिपा है जिसको लेकर के बिहार पुलिस अभी भी आश्वस्त है कि जो उसका इन्वेस्टिगेशन है वो सही डायरेक्शन में चला है। बड़ा सवाल यह है कि बिहार की सरकार ने इस केस को सीबीआई को तो सौंप दिया है, लेकिन सीबीआई ने अभी इस केस को टेक ओवर नहीं किया है। तो सवाल यह उठता है कि क्या सीबीआई इस केस को टेक ओवर करेगी या सीबीआई को यह लग रहा है कि इसके सारे एविडेंसेस खत्म हो चुके हैं, सीबीआई इस केस को टेक ओवर नहीं भी कर सकती है। इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती, बिहार पुलिस इसकी जांच को आगे बढ़ाती रहेगी। सवाल यह भी उठता है कि कल जिन 3 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो जांच का दायरा है उसको बढ़ाया गया है, 7 और लोगों के सैंपल्स लिए जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि अंडरगारमेंट्स में जो स्पर्म मिला था उससे मिलान की कोशिश जारी है। तो सवाल यह उठता है कि बिहार पुलिस को नीट छात्रा जिसकी मौत हो चुकी है उसकी डायरी में ऐसा क्या छिपा हुआ राज मिला है जिसको लेकर के बिहार पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट है। ऐसे आपको बता दें कि बिहार पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि बिहार पुलिस की जांच के तौर तरीकों पर सवाल उठाती है। कल पटना में फिर से प्रदर्शन हुआ, कुछ सियासी पार्टियों ने प्रदर्शन किया, लगातार विधानसभा में इसको लेकर के आवाज उठाई जा रही है। तो गंभीर सवाल यह उठता है कि नीट छात्रा की डायरी में वो क्या राज छिपे हुए हैं, सीबीआई कब इसको टेक ओवर करने जा रही है, और जो नीट छात्रा की डायरी में बातें लिखी गई हैं उसको लेकर के बिहार पुलिस इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है कि उसकी जांच जो भी है वो पुख्ता तौर पर सही है। इस पर से हम उठाएंगे पर्दा, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने इसको लेकर के आवाज उठाई है, अपनी बात सड़कों पर कही है। सड़क से लेकर के सदन तक इसकी गूंज लगातार सुनी जा रही है। बिहार की जो हालत कर दी है, हर दिन अखबारों में कोई न कोई घटना इस तरह की आ रही है जहां किसी छोटी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, किसी छात्रा के साथ यौन हिंसा की घटना हो रही है, हत्या और बलात्कार की घटना हो रही है, लेकिन सरकार संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो पीड़ित परिवार है, नीट मामले में हम कहते हैं, पीड़ित परिवार ने साफ साफ कहा है कि जो डीजीपी हैं उन्होंने उसके परिवार वालों को बुला करके बलात्कार के मामले को आत्महत्या का मामला करने की कोशिश की। निहत्थे हैं, आप देख रहे हैं, हम आम जनता हैं, हम सरकार से अपनी बात को ले जाने के लिए जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार जो नीतीश सरकार बोलती है कि महिला सशक्तिकरण हम किए हैं, महिलाएं हमारे पक्ष में है, महिलाएं हमको वोट देती हैं, तो अगर वोट देती हैं तो ये महिला नहीं है, इनको तुम आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? इसका मतलब कि तुम महिला के नाम लेके महिला का वोट छीन कर गद्दी पर बैठा, और अब महिलाओं को जो रेप हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, चुनाव के पहले 10,000, चुनाव के बाद बलात्कार, ये संस्कृति बढ़ी। अभी सरकार बने हुए कुछ दिन हुआ है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गांधी मैदान से निकले थे, हम लोग निकले थे। हमारी मांग थी कि हमारा मांग पत्र लिया जाए, हम विधानसभा की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन हमने देखा है कि हमारे साथ जेपी गोलम्बर पर भी धक्का मुक्की की गई, कुछ हमारे साथियों पर, महिला साथियों पर लाठी भी चलाया गया है। और आज अभी हम आप देखिए कि डाक बंगला के पास बड़े पैमाने पर पुलिस खड़ी है और हमें रोक ले रही है। बिहार में जब जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, बिहार की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नीट की छात्रा के मामले में हमने देखा कि पुलिस ने किस तरीके से लिपापोती पूरा किया और कर रही है। खगड़िया, बक्सर से लेकर के तमाम जगहों तक लगातार यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, महिला हिंसा की घटनाएं हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी चुप्पी साधे हुए। उल्टा सम्राट नीतीश कुमार विधानसभा के भीतर महिला विधायकों और राबड़ी देवी के ऊपर बदतमीजी से आते हैं। हमारा साफ मानना है कि बिहार के भीतर जिस तरीके से महिला उत्पीड़न की घटना है, इस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे, ये बताए कि इन सवालों से कैसे निपटेगी, और नीट की छात्रा में अविलंब जांच हो, न्यायिक
जज के सिटिंग जज की निगरानी में, न्यायिक निगरानी में जांच हो और बिहार की बेटियों को न्याय मिले। बिहार की बेटियों को न्याय मिले, ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस के कान में जूं क्यों नहीं रेंग रहा? पुलिस को ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है कि जो नीट छात्रा जिसकी मौत हुई, उसकी डायरी में जो लिखी हुई बातें हैं, वो इन्वेस्टिगेशन को पूरे तरीके से सरल बना देती है। सच्चाई यही है। और आपको बात बता दें कि हमारे पास जो जानकारी है, अभी भी बिहार पुलिस इस केस को सुसाइड मानती है। बिहार पुलिस इस केस के बारे में यह समझती है कि पटना में नीट छात्रा के साथ कुछ नहीं हुआ है। हालांकि वो बहुत सारे रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है, एम्स के रिपोर्ट्स का भी इंतजार कर रही है। आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारी बातें, उसके शरीर में वुंड्स कैसा था, एब्रेसिव्स कैसा था, स्क्रैचेस क्या थे और वो कब के हैं, कितने पुराने हैं, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब बिहार पुलिस को भी मिलने हैं। लेकिन बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक ये कह रही है कि भाई ये सुसाइड का केस है, ये हत्या का केस नहीं है, उसको मारा नहीं गया है। बिहार पुलिस अभी भी यही बात मानती है। अंदर खाने क्या है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ चंदन मानो जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु बस जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ DS चौहान साहब जुड़े हैं, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा और पहला सवाल आपसे ही करना चाहूँगा। दरअसल बिहार में एक केस हुआ, आपको मालूम होगा, नीट की तैयारी करती थी छात्रा, उसने सुसाइड किया है या उसकी हत्या हुई है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो तौर तरीका था, उस पर कई तरह के सवाल हैं, सवाल भी वाजिब हैं, जिसका जवाब पुरजोर तरीके से पुलिस दे नहीं पा रही। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार ने CBI जांच के लिए कह दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है, कई दिन बीत चुके हैं, पर CBI ने इस केस को टेक ओवर नहीं किया है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकार अगर किसी केस को CBI के हवाले सुपुर्द करती है, तो CBI ऐसा कर सकती है क्या कि उसको लगता है कि इस केस में कुछ बचा नहीं है, या ये केस कोई इंटर स्टेट नहीं है, ये केस कोई देश से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये एक स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, स्टेट ही अपनी जांच पड़ताल करे, हम इसमें पढ़ना नहीं चाहेंगे। क्या CBI इसकी जांच करने को मना कर सकती है? क्या कानून क्या कहता है? सर पंकज जी, आपका बहुत वाजिब सवाल है। इसका जो प्रोसीजर है कि जब कोई इस तरह की गंभीर घटना लगती है किसी भी सरकार को या न्यायालय को, तो वो CBI जांच के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। CBI एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिसकी कंट्रोलिंग जो मिनिस्ट्री है वो DOPT है। DOPT इसकी अप्रूवल देती है और DOPT रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को, और DOPT का जब अप्रूवल आता है तब CBI उस केस को टेक ओवर करती है। यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि इस गंभीर घटना को देखते हुए बिहार सरकार ने तत्काल CBI जांच की रिकमेंडेशन की है, और CBI ने इसको केस को टेकअप इसलिए नहीं किया है कि प्रॉब्ली दो कारण हो सकते हैं कि अभी उनको ऑर्डर नहीं मिला है या उनके पास संसाधनों की कमी है। ये कई रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, मैंने देखी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी CBI ने रखा है, अलग हाई कोर्ट में रखा है कि उनके पास में मैन पावर की एक लिमिटेड मैन पावर है, जिसमें उनके पास इन्वेस्टिगेटर्स की लिमिटेड संख्या है, तो वो हर केस को टेकअप नहीं कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे कि नहीं आपको ये टेक ओवर करना है, तब वो टेक ओवर करती है, या कोई न्यायालय हाई कोर्ट मिनिमम जो है या सुप्रीम कोर्ट उसमें ऑर्डर करे कि नहीं आपको ये इन्वेस्टिगेट करना ही करना है, और राज्य सरकार को डायरेक्शन देती है कि CBI की मदद करने के लिए आप इंस्पेक्टर से कम के रैंक के नीचे के आप पुलिसकर्मी नहीं उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि CBI मिनिमम इंस्पेक्टर्स को लेती है और इंस्पेक्टर एंड अबाउ लेके फिर उसको वो इन्वेस्टिगेट करती है। ये बहुत दुखद घटना है, पीड़ादायक घटना है, और किसी भी बच्ची की जान इस तरह से नहीं जानी चाहिए। जहानाबाद जिले की ये बच्ची पटना में गर्ल्स हॉस्टल में रुककर नीट की कोचिंग कर रही थी, तैयारी कर रही थी। आपने कहा उसकी डायरी में जो है
कई चीज़ें लिखी हुई हैं, तो डायरी एक बहुत अहम सबूत है और इसके अलावा भी और सबूत होते हैं। लेकिन जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है लिखा पढ़ी में, तब तक इन्वेस्टिगेशन सतत चलता रहता है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है और लीगल कंपल्शन है। आप उसको ये नहीं कर सकते कि संस्तुति कर दी गई है तो एसआईटी जो है वो हाथ पर हाथ धरे रख कर बैठ जाए, क्योंकि इसमें कई एविडेंसेस के डिस्ट्रक्शन का सवाल होता है, क्योंकि वो टाइम बाउंड एविडेंसेस होते हैं। जैसे उनको डीएनए टेस्ट कराना है, आप डीएनए में आप बहुत विलंब कर लेंगे तो फिर डीएनए प्रॉपर नहीं आएगा टेस्ट जो है। और प्लस लीगल रिक्वायरमेंट है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर है, आईओ है, जब तक कि दूसरा आईओ नहीं आ जाता उसको इन्वेस्टिगेशन जारी रखना होता है। तो इसलिए उन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए ये मूव किया है। 3 लोगों ने डीएनए सैंपल दे भी दिया है, बाकी लोगों को भी वो सैंपल देना चाहिए। जहाँ तक अन्य एविडेंसेस की बात है तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि डायरी जो है ये बहुत अहम एविडेंस है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब डायरी मेंटेन करता है या डायरी में लिखता है तो ये माना जाता है कि वो अपनी दिल की बातें लिख रहा है, और इसमें ये संभावना कम रहती है कि वो मन गढ़ंत बातें लिखे उसमें या काल्पनिक बातें लिखे। जो भी उस बच्ची ने लिखा है उसका एक अहमियत है, उसकी बहुत लीगल वैल्यू है। इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक डाइंग डिक्लेरेशन। जो डाइंग डिक्लेरेशन की अहमियत है कानून में, वही अहमियत डायरी में लिखे हुए शब्दों की है। तो इसलिए पुलिस इसको अहम सबूत मान रही है, और जो इतना मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसके हिसाब से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रहा है। और जो चोटों का विश्लेषण है उन्होंने बहुत अच्छा किया कि एम्स को रेफर कर दिया। एम्स का फॉरेंसिक साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अग्रणी डिपार्टमेंट है इंडिया में, वो एक्सपर्ट बॉडी मानी जाती है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत है। उनके पास में देश के सभी कोनों से सैंपल्स आते हैं, उस सैंपल्स के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अध्ययन के आधार पर वो अपनी ओपिनियन देते हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन में बढ़ती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत मेरे हिसाब से सही दिशा में जा रहा है। सर मैं इसी क्रम में कुछ और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेरे और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजय कुमार भी हैं, और ये सारे पैनलिस्ट पटना से ही जुड़े हुए हैं। पर मेरा एक और सवाल आपसे है सर, ये सवाल ये है कि सीबीआई जब तक टेक ओवर नहीं करती तब तक एसआईटी को जांच जारी रखना पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल भी यही है, कायदा कानून भी यही है, और पुलिस को ऐसा करना होगा, ये ठीक बात है। पर ऐसा होता है क्या कि सीबीआई इस केस को, जैसा कि आपने बताया कि डीओपीटी अप्रूवल देती है और सीबीआई को टेक ओवर करना पड़ता है, डीओपीटी प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है और सीबीआई की रिपोर्टिंग भी डीओपीटी को होती है। अब चूंकि ये डबल इंजन की सरकार है, जैसा कि ये राजनीतिक शब्द है, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार का अप्रूवल है, तो निश्चित तौर पर सीबीआई इसको टेक ओवर कर भी लेगी, लेकिन अभी तक की नहीं है। इसका मतलब क्या ये निकाला जा सकता है कि अगर डीओपीटी की रजामंदी नहीं हुई तो सीबीआई टेक ओवर नहीं करेगी? ये एक बात। दूसरी बात, डीओपीटी की रजामंदी हो गई तो अमूमन क्या सीबीआई इमीडिएटली टेक ओवर कर लेती है या वो लंबा इंतजार भी कराती है? कैसे ऑपरेट करती है सीबीआई? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं, क्योंकि ये प्रशासनिक नियंत्रण में रहती है, तो केवल वो प्रशासनिक अनुमोदन देती है। डीओपीटी उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, न इन्वेस्टिगेशन को देखती है, न उसको अधिकार है देखने का, और वो नहीं देखती है। केवल जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनके जब प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आता है तो उसको डीओपीटी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जॉइंट सेक्रेटरी अभाव के लिए देती है। तो इस केस में हमारे किसी के भी जानकारी में नहीं है कि डीओपीटी ने अनुमोदन कर दिया है जांच का या नहीं किया है, और सीबीआई को अगर मिल गया है अनुमोदन तो उस केस में भी सीबीआई अपनी पक्ष रख सकती है कि साहब मेरे पास संसाधनों की कमी है। लेकिन अमूमन ये होता है कि एक बार जब डीओपीटी से अनुमोदन मिल जाता है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर करती है और ये फॉर्मेलिटीज पूरी करती है, और फिर अपने संसाधनों को मार्शल करती है, मतलब एक डिवीजन से निकाल के दूसरी डिवीजन में लाती है लोगों को अगर कमी है तो, और तब फिर वो अपने संसाधनों को इकट्ठा करके इन्वेस्टिगेशन के लिए डिप्लॉय करती है। तो ये इसकी जो डिपार्टमेंटल
जो कहते हैं लीगल पोजीशन ये है, और तब तक फिर एसआईटी को जांच जारी रखनी चाहिए, और एसआईटी अच्छा कर रही है कि अपना जांच जारी रखे हुए है। एसआईटी अच्छा कर रही है, अपना जांच जारी रखे हुई है। सर आप बने रहिए मेरे साथ, मैं कुछ और सवाल आपसे करूंगा, लेकिन हमारे साथ कुछ और मेहमान जो जुड़े हैं। डॉक्टर संजय आपका स्वागत है। सीधा सवाल आपसे है कि कई जगह पर मीडिया रिपोर्टिंग में ये बात कही जा रही है कि पुलिस इस बात को मान रही है कि जो नीट छात्रा थी, जो गुजर चुकी है, दिवंगत आत्मा है, उसकी डायरी को पुलिस बहुत ट्रस्ट कर रही है, और उसकी डायरी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के पुलिस आश्वस्त है कि बिहार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत सही दिशा में है। और बिहार पुलिस इस बात को मान रही है कि नीट छात्रा के साथ कुछ भी गलत पटना में नहीं हुआ, गलत हुआ भी है तो उधर ही हुआ है। इसीलिए ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि क्यों ये लोग उनके परिजन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनके लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जहानाबाद क्यों जा रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल पे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, जबकि परसेप्शन बिल्कुल इस तरह का बन चुका है कि बिहार पुलिस ने सब कुछ गड़बड़ किया। और गड़बड़ करने की वजह यह बताई जा रही है कि भाई आपने 3 दिन के बाद एफआईआर क्यों किया। सवाल ये है, और 3 दिन के बाद एफआईआर किया तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले आपने सुसाइड कैसे डिक्लेयर कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है। तीसरा सवाल, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें फोर्सफुल पेनिट्रेशन की बात की गई, शरीर पर बहुत सारे खरोंच की बात की गई, तो वो एक और सबूत बन के खड़ा हो गया लोगों के दिमाग में कि भाई इसके साथ तो बदसलूकी हुई है, बदतमीजी हुई है। लेकिन फिर डायरी की चर्चा हो जाती है जिसके आधार पर पुलिस लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कैसे इसको आप एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, पुलिस सुसाइड की ही थ्योरी पर ज्यादा वर्कआउट कर रही है। जिस तरह से उसके कॉज ऑफ डेथ में जो इंक्विजिशन रिपोर्ट कहते हैं, चाहे वो प्रभात मेमोरियल का हो या मेदांता का हो, मेदांता में ही डेथ डिक्लेयर किया गया था उस बच्ची का, उसमें उन्होंने ओपियोइड पॉइजनिंग और उसमें उन्होंने ओवरडोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दिखाया था। अब वो पुलिस भी बेंजोडायापिन के ओवरडोज की बात कर रही है, और वो यूरिन में मिला भी है। यहाँ यूरिन में ये जो था वो मिला था। ठीक है, बात करते हैं थोड़ी देर में। तो मैं इसको मान रहा हूं कि पुलिस जिस थ्योरी पर वर्कआउट कर रही है उसमें उसको लगता है, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या किस स्थिति में वो बच्ची अगर सुसाइड ही की तो आखिर सुसाइड के उसके कारण क्या थे। और फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि वो जो बच्ची है वो बच्ची का क्या मामला है। अगर वो बच्ची ने सुसाइड किया तो किसी ने प्रोवोक किया, उसका पोस्टमार्टम कब हुआ, और अगर पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में जिस तरह के तस्वीरें निकल करके आई, एफएसएल में जो उसके सीमेन पाए गए उसके क्लॉथ्स पर, फिर वो कैसे कहां से ये सारी चीजें आई। और पोस्टमार्टम कोई एक डॉक्टर नहीं बल्कि 3 फॉरेंसिक डॉक्टर थे जिसकी टीम, जिसको मेडिकल बोर्ड बना करके बजाते उसका टेस्ट किया गया और वीडियोग्राफी की गई उसकी। तो फिर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह से जो सेक्सुअल असॉल्ट की बातें आई और जिसके चिन्ह मिले सेक्सुअल असॉल्ट के, तो इसको लेकर के पुलिस वर्कआउट क्यों नहीं कर पा रही है। अभी भी डीएनए का सैंपल और बढ़ाया गया। अभी आप पूछ रहे थे ना, जब तक केस को सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है तब तक ये बिहार की पुलिस को जांच जारी रखनी है। एसआईटी या सीआईडी जिसको भी उन्होंने टास्क दे रखा है इस केस के इन्वेस्टिगेशन को, अभी कोई क्लोजर रिपोर्ट पर तो ये जाएंगे नहीं, क्योंकि केस ये ट्रांसफर कर चुके हैं, सीबीआई को सरकार रिकमेंड कर चुकी है। तो उस स्थिति में मुझे जो लगता है कि बिहार की पुलिस जो है वो केस को जारी रखेगी। अब देख रहे थे कि सैंपल साइज जो बढ़ाया गया उसमें लड़की के चाचा जो उनसे अलग है और उनके चाचा के पिताजी मतलब लड़की के जो दादाजी हुए, अब उनको सम्मन जारी किया गया है कि भाई आपका डीएनए टेस्ट होगा। क्यों होगा? इसलिए कि वो लड़की के चाचा के परिवार से लड़की के परिवार का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ। अब उस झगड़े में इसकी गुत्थी तलाश रही है पुलिस।
कि वहां से कोई हमको लीड मिले। तो अब जहां पर इस तरह से चीजें तलाशी जा रही है, उस स्थिति में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस कहाँ उस अभियुक्त को ढूंढना चाहती है। नहीं, और फिर दूसरा ठीक है, हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं डॉक्टर संजय। दूसरी चीज, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट जो सेक्सुअल असॉल्ट की तरफ इशारा करता है, भाई यही तो बिहार की पुलिस ने रिव्यू के लिए भेजा एम्स के डॉक्टर के पास कि जरा उसका रिव्यू कर लीजिए। तो अगर ऐसी घटना हुई और उसके रिव्यू के लिए पुलिस ने भेजा है, तो फिर पुलिस इंतजार क्यों नहीं कर रही है? बिसरा के बारे में पुलिस की अपनी थ्योरी है, कहते हैं कि चूंकि इतना एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और भी डिफरेंट टाइप का इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चल चुका है कि अगर उसमें लीवर में या उसके जो वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उसमें कुछ मिलेगा भी हमको, तो उसमें तो बहुत सारे जो ड्रग्स हैं नहीं, उसमें ठीक भी ठीक 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 डॉक्टर संजय, लेकिन एक सवाल उठ रहा है ना कि पुलिस भी इस बात को सिरे से खारिज नहीं कर रही है कि उसका सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। जो मेरे पास जानकारी है, मुझे लगता है चंदन मानो जी बताएंगे कि वो इस बात को इनकार नहीं कर रही है, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट अगर हुआ है तो पटना में नहीं हुआ, वो दूसरे शहर में हुआ है। इसी तरफ पुलिस का इशारा है ना, तभी तो बार बार वो जहानाबाद जा रही है, उधर जा रही है, उसके परिजन जो हैं या रिश्तेदार हैं या उसके आसपास के लोगों का सैंपल ले रही है, उसकी जांच पड़ताल कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि पटना में सुसाइड की है, वो उसका इफेक्ट हो सकता है। अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ भी है तो पटना में नहीं हुआ है, वो जहानाबाद में हुआ है या पटना जहानाबाद के बीच में कहीं पर हुआ है, ऐसा पुलिस मान करके चल रही है, जो मेरे पास जानकारी है। चंदन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बिंदु पर बताना चाहूंगा आपको कि इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, वो है देरी। अभी राज्य सरकार ने अनुशंसा की है, केंद्र सरकार हरकत में आई है, ऐसी कोई सूचना नहीं। दूसरी बात कि आमतौर पर देखा जा रहा है, पुलिस जो है किसी मामले की जब तहकीकात करती है तो उसके निशाने पे सबसे पहले उसका परिवार होता है। ये उसकी एक थ्योरी है और कमोबेश वो सफल भी होती है। इस मामले में भी उसका कंसंट्रेशन जो है उसके परिवार की बात पे। तीसरा सवाल जो चौहान साहब ने उठाया है, मैं माफी चाहता हूं, मैं उनके बात से बिल्कुल सरोकार नहीं रखता कि पुलिस की जो जांच है वो सही दिशा में है। अगर सही दिशा में जांच होती तो 3 दिन के बाद एफआईआर नहीं होता। अगर सही दिशा में जांच होती तो किसी प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट को एसपी पुलिस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जारी नहीं करते। अगर सही दिशा में जांच होती तो किसी प्राइवेट ड्राइवर से डीवीआर नहीं मंगाया जाता। तो कम से कम ये तो जान लीजिए आप कि प्रथम 3 दिन नहीं, इनका कहने का मतलब है, वैसे बेहतर सर साथ में ही है, इनका कहने का मतलब ये होता है क्योंकि देखिए उतने डिटेल्स में इनके पास जानकारी नहीं हो। ये तो मैं पुलिस कैसे बिहेव करती है, सीबीआई कैसे टेक ओवर करती है, सीबीआई नहीं टेक ओवर कर सकती, ये सारा सवाल मैं इनसे जानना चाह रहा था। दरअसल ये कहना ये चाह रहे थे कि किसी की भी मौत होती है और अगर उसके पास डायरी होती है तो पुलिस ये मान करके चलती है कि डायरी में लिखी हुई बातें बहुत सही होंगी। वो अपने मन की बातें, जो डिसीज्ड है, जो गुजर चुका है, जो दिवंगत आत्मा है, वो अपने मन की बातें लिख रहा होगा, उसको आधार मान करके पुलिस अगर चल रही है तो ये जांच का जो तौर तरीका है ये सही तरीका है, यही कहना चाह रहे हैं। सर क्या मैं सही हूं या आप और कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं पंकज जी, देखिए इसमें 2-3 चीजें होती हैं। हमारा ये प्रिजम्पशन होता है कि पुलिस सही नहीं है और पुलिस बदमाश है, पुलिस गलत है और पुलिस नाइंसाफी करने के लिए होती है। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि पुलिस का इसमें अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता है। जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस के पास में इंफॉर्मेशन, एक ग्रेडेड इंफॉर्मेशन आती है, एक साथ सारी इंफॉर्मेशन नहीं आती है। तो जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई कि भाई एक लड़की ने, बच्ची ने, उसकी ऐसी मृत्यु हो गई, पुलिस जाके पूछती है कि क्या हुआ, तो डॉक्टर बताते हैं कि साहब ड्रग ओवरडोज हो गया या कुछ हो गया। तो ड्रग 2 ही तरीके से आप ले सकते हैं, या तो फोर्सफुली कोई आपको ड्रग लेने के लिए मजबूर करे या आप स्वयं ले लें। तो फोर्सफुल के लिए वो दूसरे एविडेंस आते हैं। फिर जब उन्होंने पोस्टमार्टम कराना है, पोस्टमार्टम तो लाजमी है और पोस्टमार्टम
ये एनएचआरसी के गाइडलाइंस हैं कि जब अनुसूचित जाति और जनजाति की बच्ची जो है जिसके साथ भी इस तरह का अपराध होता है तो वो एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। बिहार पुलिस ने तो इसके आगे जाके और किया कि उन्होंने पैनल से कराया पोस्टमार्टम, साथ में उन्होंने एम्स को भी भेजा। तो ये मंशा दिखाता है उनकी कि उनकी मंशा गलत नहीं है और जो सही है वो मुझे सही कहना पड़ेगा। और उसके बाद जब उनके पास में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें क्रैचेस वगैरह पाए गए कि देयर इज रेजिस्टेंस टू दिस और सीमेन उनको मिला जो है। अब सीमेन तो तभी आएगा जब उसका किसी मेल से कांटेक्ट होगा। मेल से कांटेक्ट वॉलंटरी हो सकता है, मेल से कांटेक्ट जो है वो फोर्सफुल हो सकता है, और जब फोर्सफुल होता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। और इस बच्ची के साथ में ये जघन्य अपराध हुआ है, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है। बिहार पुलिस ये थोड़ी कह रही है कि उसके साथ जघन्य अपराध नहीं हुआ है। जघन्य अपराध हुआ है तो ये अगर इस तरह का अपराध हुआ है तो कहीं जगह पे हुआ होगा, किसी जगह पे स्थान पे होना है। दैट स्थान कैन बी ए प्राइवेट रूम, ए प्राइवेट हाउस और ए ओपन स्पेस। तो पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। तो उसमें वो क्या करती है कि विक्टिम का पहले मूवमेंट ट्रेस करती है। विक्टिम का मूवमेंट ट्रेस करने के लिए समय लगता है, पता करे कि भाई कहाँ थी, कहाँ गई, किसके द्वारा गई। मोबाइल से लोकेशन ट्रेस करती है, अगर मोबाइल है उसके पास में, अगर कोई उसका लोकल गार्जियन है तो उससे पूछती है, फिर उसका पूरा मूवमेंट ट्रेस करती है, फिर वहां गई, किससे मिली, क्या हुआ, कितने दिन तक वहां थी। तो ये सारी चीजें जानकारी करने में समय लगता है। और 3 दिन का डिले जो है वो एक एक्सप्लेनेबल डिले है जिसका आप स्पष्टीकरण लॉजिकली आप दे सकते हैं, तो वो दिया जा रहा है। और बिहार पुलिस ने देखिए, राज्य सरकार की मंशा अगर स्वस्थ नहीं होती तो इतनी जल्दी वो सीबीआई जांच के लिए नहीं रिकमेंड करती, क्योंकि बिहार जब सरकार को कुछ छुपाना नहीं होता है, पुलिस को कुछ छुपाना नहीं होता है, तो कह देती है कि ठीक है, इफ यू आपको सीबीआई में ज्यादा फेथ है तो हम सीबीआई जांच रिकमेंड कर देते हैं। तो ये बिहार गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, और गवर्नमेंट जनरली रिकमेंडेशन तब करती है जब पुलिस डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट भेजता है कि साहब परिजन चाहते हैं तो इसमें सीबीआई जांच करा ली जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। उसके आधार पर उन्होंने ऑर्डर किया है। तो वी शुड बी लिटिल बिट पेशेंट। मेरा ये कहना है कि हमें थोड़ा सा पेशेंट रहना चाहिए कि इसमें पुलिस जांच कर रही है और सीबीआई आती है, ज्वाइन करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पुलिस को जांच करने देना चाहिए। एंड वी शुड वेट, वी शुड गिव देम सम टाइम। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट केस नहीं है। पुलिस बस इसको सभी तरीके से मतलब कवर करके देखना चाहती है ताकि कल को कोई उनकी जांच में उंगली ना उठा सके। अदरवाइज इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट केस। जो मेरा एक्सपीरियंस है पुलिसिंग का, ये कोई बहुत मुश्किल केस नहीं है पुलिस के लिए, और पुलिस इसको जल्दी वर्कआउट कर लेगी। थैंक ठीक यू। है, पुलिस इसको जल्दी वर्कआउट कर लेगी, लेकिन पब्लिक प्रेशर भी है। चंदन जी, आप अपनी बातों को पूरा कर लें। आ रहा हूं ना बंदोबस्त जी। जी जी। हम एक बात ऐड करना चाहते हैं कि सर, माननीय चौहान जी को शायद पता नहीं है कि परिजनों ने सीबीआई की जांच की मांग नहीं की थी, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि एसपी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा कह दिया कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, न ही उसे असॉल्ट किया गया है। ये तो एम्स की रिपोर्ट के बाद ये सरकार बदली है, और निश्चित रूप से ये छींटे जो खासकर नीतीश सरकार जो 3C के लिए जाना जाता है वो पड़ा है, तो उन्होंने रिकमेंड किया है। लेकिन फिर मैंने कहा कि एक देरी, केंद्र सरकार भी अभी तक कुछ ऐसा कर पाई हो कि वो सौंप पाई हो या सीबीआई को दे दी हो जांच, ऐसा भी अभी नहीं आ रहा है। ये फैक्टर कहीं ना कहीं बताता है। और दूसरी बात कि बिहार के लोग को या उसके परिजनों को सीबीआई जांच पर इसलिए विश्वास नहीं है कि बिहार में शेल्टर होम का वो सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक कुछ नहीं, सृजन का सीबीआई कर रही है, अभी तक कुछ नहीं आया, तो वो न्यायिक जांच की मांग कर रही है। तो इसके विरुद्ध सीबीआई की जांच जाना वो परिजनों को भी नाराज करने वाला बात है। और आपको पता ही होगा कि डीजीपी साहब की बैठक में भी जब निकल के महिला आई तो वो बार बार कह रहे थे कि बलात्कार नहीं हुआ है, ये सुसाइड है। तो पुलिस तो कन्फाइंड है कि हमको सुसाइड करना है, और संजोग से डायरी उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि डायरी में जो द्वंद्व है पढ़ाई लिखाई का, असफलता का, वो द्वंद्व है, उसमें कहीं सेक्सुअल का कोई जिक्र नहीं है। ये इस द्वंद्व को वो सुसाइड पर ले जाना चाहते हैं। और ये जो कह सकते हैं सेक्सुअल असॉल्टमेंट है, हो सकता है कि उस दिन की घटना हो जिस दिन वो हुई हो और डायरी न लिख पाई हो, लेकिन उसी आधार पर
केवल द्वंद्व है और सुसाइड कर लिया हो, ये भी मुझे बहुत लगता है गैर जिम्मेदाराना है। मेरा ऐसा मानना है जी। ठीक है, आपको लग रहा है गैर जिम्मेदाराना, और यही तो मिस्ट्री है जो जिसका उद्भेदन, जिसका डिस्क्लोजर तभी हो पाएगा जब पूरे तरीके से ये मामला किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा, जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। लेकिन पुलिस की जो थ्योरी है उसकी भी अपनी वजह है, उसके साथ भी एविडेंसेस हैं। सवाल यह है पब्लिक परसेप्शन ऐसा बन चुका है, और पब्लिक परसेप्शन ऐसा क्यों बना इसकी भी अपनी वजह है। क्योंकि भाई आपने एफआईआर में 3 दिन का विलंब कर दिया, प्राइवेट डॉक्टर्स की बात को आपने सच मान लिया, थोड़ा और इंतजार करते, पेशेंस दिखाते, पब्लिक एंगर को भी समझने का प्रयास करते, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आप कुछ बोल पाते। भरोसा नहीं भी होता पीएम पे तो कहते हमने एम्स को भेजा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये है, अभी हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये सारी बातें हो सकती थी। मुझे लगता है कि वहां पर जहां पर पुलिस को जल्दबाजी दिखानी चाहिए थी पुलिस ने देर कर दी, जहां पर पुलिस को थोड़ा पेशेंस दिखाना था वहां पर पुलिस ने जल्दबाजी कर दी। ये ऐसा हुआ और इसलिए परसेप्शन बिगड़ा। रामबंधु बस जी, सवाल फिर वही है, सीबीआई ने टेक ओवर नहीं किया है, और बार बार ये बात कही जा रही है, जबकि सीबीआई को लेकर के बिहार में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बॉबी कांड से लेकर के नवरुणा कांड तक, कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है। और मैं तो आपको बताऊं कि मैं खुद यहां पर था, आरुषि कांड कवर कर रहा था। आरुषि केस में जो भी कोर्ट का फैसला हुआ हो, लेकिन आप पब्लिक परसेप्शन सुनेंगे कि पब्लिक के बीच में कौन क्या सारी बातें हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनके माता पिता के साथ जो हुआ वो सही है या गलत है। ये अभी भी अंतर्द्वंद बना हुआ। पब्लिक डिस्कोर्स में जब ये बात होती है तो लोग कहते हैं पता ही नहीं चला कि आखिरकार हुआ क्यों, और वो ऐसा क्यों हुआ इसका जवाब आज तक लोगों को मिल नहीं पाया। तो मैं यही रामबंधु बस जी आपसे पूछना चाहूंगा कि पुलिस की तो अपनी थ्योरी है, जबकि ये भी सच है कि भाई डीजीपी को लेके कहा जाता बड़े कॉम्पिटेंट हैं, एसएसपी का भी ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा है यहां से पहले जहां भी हो रहे, ये सारी बातें होती रही। पर मैं रामबंधु बस जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि पुलिस की थ्योरी जो है कि ये सुसाइड, पटना में सुसाइड हुआ है, जो भी कुछ हुआ है वो पटना से बाहर हुआ है, और इसीलिए पुलिस की जांच का जो दायरा है वो बार बार पटना से बाहर ज्यादा दिखाई पड़ता है। जी, पुलिस शुरू से लेकर के, और डीजीपी से जब परिजन मिले थे तो परिजनों ने भी यही कहा था कि डीजीपी ये बताए हैं कि आप ये मान लीजिए कि सुसाइड है। तो और उसके बाद उस घटना के कई दिनों बाद, यानी मात्र 2 दिन पहले एक खबर आ रही है कि पुलिस ने 10 अन्य व्यक्तियों के डीएनए टेस्ट को लेकर के सरकार से या कोर्ट से इजाजत मांगी है। तो अगर जब पुलिस जो डीजीपी हैं वो परिजन को ये बता रहे थे कि ये सुसाइड है, तो फिर नए व्यक्तियों के डीएनए टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? और अगर वो परिजन का आरोप गलत है तो उसको लेकर के पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो डीजीपी के मिलने के बाद हुआ था, तो उसमें इस सवाल का जवाब भी होना चाहिए था कि परिजनों ने जो डीजीपी को लेकर के बात कही वो गलत है। तो कहीं ना कहीं से एक संशय और शंका की स्थिति तो बनी ही हुई है कि जब परिजन बार बार पुलिस के दबाव के बावजूद भी इसे सुसाइड नहीं मान रही है, तब जाकर के अन्य व्यक्तियों की डीएनए टेस्ट की बात हो रही है। दूसरी बात है कि जो डायरी मिली है वो कोई ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन पहले मिली है। ये तो जब घटना घटी है उसके 2 दिन बाद जब पुलिस जाती है, वहां के सामान जब्त करती है, उसी में मिला है। तो अगर आप ये मान के चलिए कि ये केवल सुसाइड है, या फिर अगर जो स्पर्म कपड़े पे मिला है वो दुष्कर्म या रेप नहीं है, बल्कि वो उनका कोई दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, ऐसा कोई चीज हो, तो आप व्यवहारिक नजरिए से देखिए कि अगर किसी का किसी से अफेयर भी होता है और अगर वो व्यक्ति डायरी मेंटेन करता है तो कुछ ना कुछ तो संकेत या उसकी चर्चा तो उसमें करेगा ही करेगा। तो जो चीज वो डायरी में नहीं है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है। तो आधी अधूरी बात, अगर कोई डायरी में मन की ही बात लिखेगा तो आधी अधूरी बात क्यों लिखेगा? तो कहीं ना कहीं से जो डायरी है वो एक अलग संदर्भ में हो सकता है, उसका एक एकेडमिक संदर्भ हो सकता है, लेकिन डायरी मिल जाने के बाद पुलिस के काम करने का स्पेस बढ़ जाता है। वो चाहे तो डायरी के आधार पे गुनाहगार तक पहुंच सकता है, और वो चाहे तो केस के डिजाइन को भी बदल सकता है।
पुलिस अगर किसी एक ही थ्योरी पे अड़ी हुई है किसी कारणवश, राजनीतिक दबाववश या किसी कारणवश, तो वो दूसरे एविडेंस की टेम्परिंग भी कर सकता है, जो केस की रीडिजाइन भी कर सकता है। आप देख लीजिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ, जिया खान के केस में क्या हुआ, उन लोगों के केस में भी डायरी आई थी और परिजनों का आरोप अंत तक अलग तरीके का लगता रहा। तो डायरी का मतलब ये नहीं है कि पुलिस अब बिल्कुल ही ईमानदारी तरीके से काम करेगी। ये डायरी के साथ टेम्परिंग भी तो हो सकता है। पुलिस उसके किस पन्ने को आधार मान रही है, डायरी में कितने ऐसे पन्ने हैं फटे, अगर फटे हैं कि नहीं फटे हैं तो किसने फाड़ा है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर डायरी है तो बहुत जो गेम है वो पुलिस के हाथों में चला जाता है। इसके जरिए वो बहुत कुछ कर सकती है। कहा यह जा रहा था कि जब डीजीपी की मुलाकात परिजन से हुई थी तो वो डायरी लाए थे और डायरी के कुछ पन्नों के आधार पे ही वो परिजन को बताने का प्रयास कर रहे थे कि ये केस सुसाइड है। और उसके कुछ दिनों के बाद फिर वही पुलिस 20 अन्य व्यक्तियों के डीएनए टेस्ट की के दिशा में आगे बढ़ती है, जिसमें उसके चाचा के परिवारों के लिए भी डीएनए टेस्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात तो मार्के की है ना, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर संजय, और वो ये बात है कि पुलिस ने, जैसा कि अभी डीजीपी साहब ने कहा कि भाई आप सरकार की मंशा पर या पुलिस की मंशा पर इसलिए सवाल नहीं उठाना चाहिए कि भाई उन्होंने इतनी जल्दी सीबीआई को रिकमेंड कर दिया। तो मतलब बहुत साफ है कि पुलिस को कुछ कंसील करना होता तो सीबीआई को रिकमेंड क्यों करती पुलिस, ये भी एक सवाल उठ रहा है। अब ये बात और है कि बिहार में कई केसेस हैं जिसमें सीबीआई कुछ नहीं कर पाई, तो लोगों का भरोसा उस तरह से बन नहीं रहा है और अब लोग बात कर रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं आ रहा हूं डॉक्टर संजय, न्यायिक जांच का फैसला कौन लेता है? सरकार फैसला लेती है या मतलब न्यायिक जांच के लिए सरकार रिक्वेस्ट कर सकती है? ऐसा नहीं है कि न्यायिक जांच सरकार कहेगी और न्यायिक जांच हो ही जाएगा। देखिए, न्यायिक जांच ऑर्डर करने का जो पावर है वो राज्य सरकार के पास ही होता है, और राज्य सरकार इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, इस केस में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से विचार विमर्श करने के बाद में वो सिटिंग जज या कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से वो इसकी न्यायिक जांच करा सकते हैं। और न्यायिक जांच कराने में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और न्यायिक जांच ये साथ साथ चल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन किसी का आपराधिक दोष साबित करने के लिए होता है, और न्यायिक जांच जो है वो पूरी सारी परिस्थितियों को देखते हुए उसमें अपने निष्कर्ष निकालती है कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सारी वो कर सकती है। तो दैट दे कैन डू इट। एक थर्ड जो पोजीशन होती है वो होती है कि कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन। तो वो या तो परिजन या कोई सिटीजन जिसका इस केस से ताल्लुक है वो जाए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार अपने आप से ये ऑर्डर नहीं कर सकती है कि हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, वो तो कोर्ट को ही करना पड़ेगा। तो लेकिन जो जुडिशियल इंक्वायरी है वो आराम से कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं। नहीं, पर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए कोर्ट ने तो मना कर दिया डॉक्टर संजय, ये कहते हुए कि एक तरफ सीबीआई इंक्वायर कर रही है तो हमारा इसमें इंटरफेयर करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आपको इंक्वायरी के बाद किसी तरह की आपत्ति होती है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, ये ऐसा कोर्ट ने कहा है। क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है, परिवार ने कोर्ट में दस्तक दिया था पर कोर्ट ने इस बात से पूरे तरीके से इनकार कर दिया। डॉक्टर संजय, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल पुलिस जिस चीज को आगे रख रही है, जबकि परसेप्शन लोगों का बिल्कुल उलट है, पर पुलिस के पास पुख्ता सबूत होगा तभी तो इस तरह की बात पुलिस कर रही होगी। एक बड़ा सवाल यह है, भले ही देर हुई, बहुत सारा लूप होल्स है, वो सच्चाई है, पर पुलिस इसी थ्योरी को आगे बढ़ाने में अभी भी लगी हुई। आपने एक सवाल पूछा कि आखिर पुलिस क्यों सीबीआई को केस हैंडओवर कर दी। कभी कभी होता क्या है कि ईज आउट होने के लिए इतना प्रेशर होता है और कोई निष्कर्ष तक जब पुलिस नहीं पहुंचती है तो सीबीआई को या सरकार सीबीआई को इस तरह के केसेस को रेफर कर देती है कि ठीक है, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो चलिए हम सीबीआई को दे देते हैं केस, और ये अपने को किनारे कर लेते हैं।
लेकिन मैं बता रहा हूं कि सीबीआई भी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही है। वो सीबीआई कोई ऐसी चीज नहीं है। हो सकता है कि इन्हीं से आईओ मांगे, इन्हीं के किसी आईपीएस अधिकारी को उन्होंने बुला करके और फिर उनके नेतृत्व में केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। ठीक है, उसकी प्रक्रिया अपनी होती है कि वो फिर से एक बार एफआईआर दर्ज होगा, और लेकिन एविडेंस तो यही पुलिस उनको उपलब्ध कराएगी ना, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उसमें तो इनको सहयोग करना पड़ेगा। आखिर बिहार पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? और जो सैंपल साइज की बात है कि डीएनए एक इनके पास माध्यम हो सकता है, उस बच्ची के कपड़े पर जो सीमेन मिले हैं किसी का तो है ना। पुलिस अगर उसके माता का, उसके पिता का, उसके भाई का सैंपल लेती है और उससे वो मैच नहीं करता है तो फिर वो सैंपल साइज क्यों बढ़ा रही है? सैंपल साइज बढ़ा रही इसीलिए कि कोई ना कोई व्यक्ति तो है जिसका कि उस घटना में उसकी संलिप्तता है, जिसके बाल, उसके नाखून, उसके ब्लड का कोई क्लॉट कहीं से कुछ ऐसा मिले जिसके साथ उनकी मैचिंग जीनोम सीक्वेंसिंग करा के और की जाए। तो पुलिस से शुरुआती तरीके से चीजें छूटी है, इस सच्चाई को स्वीकार करना। जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उसको सील बहुत दिन के बाद किया गया। प्लेस ऑफ अकरेंस पर थानेदार खुद नहीं जाती है, वहां का जो डीवीडी है उसको मंगाती है अपने ड्राइवर से, वो भी ड्राइवर गवर्नमेंट का ड्राइवर नहीं है, प्राइवेट ड्राइवर जो रखे हुए हैं वो थानेदार वो मंगाती हैं। वहां पर जाकर के चीजें पुलिस से बहुत कुछ छूटती है। जब 6 तारीख को हॉस्पिटल ने भेज दिया था कि आप एफआईआर लॉन्च कर लीजिए, फिर पुलिस आकर के एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करती है? उसके परिवार की इच्छा थी नहीं थी, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई बच्ची जो कोमाटोज स्थिति में कहीं हॉस्पिटल में दाखिल होती है, हॉस्पिटल इसकी सूचना देती है, वहां पर भी एक सवाल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, वो घटनाक्रम कहां से है, लेकिन न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। और न्याय जब 13-14 लोगों का एसआईटी की एक बड़ी टीम, जिसमें एक कॉम्पिटेंट अधिकारी माने जाते हैं राणा जी, जिनके नेतृत्व में आईजी रैंक के अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी गठित होता है और पुलिस ले दे करके बस उसी परिजन के आसपास खोजने और ढूंढने के लिए जाती है कि वहीं से कोई हमको लीड मिलेगा, वहीं से कोई हमको कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जिससे डेथ मिस्ट्री से उसका पर्दा हम उठा देंगे और बताएंगे कि देखिए उसके पीछे का राज ये है। ठीक है, मान लिया जाए कि वो एंटी डिप्रेशन ड्रग का एडिक्टेड थी, उस दिन किस परिस्थिति में ओवरडोज में वो बच्ची गई? अगर ओवरडोज की वजह से ही वो बच्ची जो है वो अनकॉन्शियस स्थिति में आ गई, कोमा में चली गई, वो तो मैं बता रहा हूं, कई बार मैंने आपको बताया था कि जो उसका जीसीएस स्कोर मापा गया था, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जीसीएस स्कोर कहते हैं, वो 3 पर था। उसको ब्रेन डेथ के करीब माना जाता है। उसका आई रिस्पॉन्स, उसका वर्बल रिस्पॉन्स, उसका मोटर रिस्पॉन्स न के बराबर था। एक कहानी जरूर आई बीच में, वो तो वहां के डॉक्टर बताएंगे कि क्या वो बच्ची उस कोमा से बाहर निकली कि हाँ होश में आई थी, रेस्पॉन्ड करना शुरू करती थी, माँ कुछ बात कर रही थी तो सर हिला रही थी, उसके आंख से आंसू आ रहे थे। अब ये तो उनकी माँ सच्चाई बताएंगी या जो नहीं, ठीक है डॉक्टर संजय, लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा था और मुझे लगता है कि डीजीपी साहब इसको बता पाएंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विसरा के लिए सैंपल भेजा जाता है और कहा जाता है कि विसरा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, वो बता देता है कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या हुआ। आखिरकार इस केस में विसरा का जो रिजल्ट है वो भी शक के आधार पर क्यों है? पुलिस ही नहीं मान रही है, इसकी वजह क्या है? क्यों पुलिस उस पर रिलाई नहीं कर रही है? इसलिए क्योंकि ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन हुआ, तमाम तरह की बात हुई, इसलिए जो रिपोर्ट आया है वो भी ठीक नहीं है। देखिए, जब पोस्टमार्टम होता है तो जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, इंसिडेंटली मैं अब पढ़ाई में मैं खुद ही डॉक्टर हूं तो मैं इस विषय पे जरूर बोल सकता हूं अपने नॉलेज के हिसाब से कि डॉक्टर्स का जब पैनल पोस्टमार्टम करता है तो सिर से लेकर ऊपर तक नीचे पूरा पोस्टमार्टम के हर अंग को देखता है
शरीर के हर अंग को देखता है और फिर उसके बाद अपनी राय रखता है। जब उसको लगता है डाउट ऐसा, और ये किस आधार पे डाउट होता है, क्योंकि पंचनामा होता है पहले डेड बॉडी का, पंचों की राय भी डॉक्टर्स के सामने रखी जाती है। तो उसके आधार पे उनको लगता है कि हाँ कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं आ रहा है, तब वो विसरा प्रिजर्व करते हैं, नंबर 1। और विसरा फिर वो बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। इस केस में जब उन्होंने बायोकेमिकल एग्जामिनेशन किया होगा तो ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा, बायोकेमिस्ट की जो है, कि इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए गए, किस कॉन्सेंट्रेशन में पाए गए। अगर वो पर्याप्त कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो वो लिखते हैं ट्रेसेस में है। तो इस तरह की वो टेक्निकल रिपोर्ट होती है जिसको एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही एक्सपर्ट आप राय रख सकते हैं। तो इसलिए मैं उसके ऊपर इस तरह की कोई भी कंक्लूसिव राय नहीं रखूंगा जब तक कि मैं वो रिपोर्ट न पढ़ लूं। लेकिन जो बायोकेमिकल रिपोर्ट होती है जनरली वो कंक्लूसिव होती है, ये मैं कह सकता हूं। या वो कह देते हैं कि साहब इसमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं पाया गया जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस तरह की बात वो कंक्लूसिव लिख सकते हैं। तो विसरा रिपोर्ट जब आ जाए, पब्लिक डोमेन में आ जाए, तब उस पर टिप्पणी करना उचित होगा। और जो एम्स के डॉक्टर्स से उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन लिया है, उनकी रिपोर्ट जब पब्लिक डोमेन में आ जाए तो उस पर टिप्पणी करना उचित होगा। लेकिन ये स्टेप्स दर्शा रहे हैं कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में है। आप ये मान के चलिए कि सीबीआई आती, मान लीजिए, तो सीबीआई क्या करती? सीबीआई भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करती। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। अन्वेषण में यही चीजें होती हैं कि पंचनामा रिपोर्ट पढ़ी जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी जाती है, फिर बायोकेमिस्ट की रिपोर्ट पढ़ी जाती है, फिर एक्सपर्ट जो होते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी ओपिनियन ली जाती है। और उसके आधार पे फिर जो, जैसे मैंने पहले कहा कि क्राइम कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, विक्टिम कहाँ था, अगर उसमें रेप हुआ है तो वो एक्यूज कहाँ था, एक्यूज ने कैसे अप्रोच किया उसको, क्या एक्यूज उसके पहले से संपर्क में था या नहीं था। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो पुलिस को प्रमाणित करनी होंगी। और पुलिस इस दिशा में कार्य कर रही है, जो दिखाई दे रहा है जाहिरा तौर पर। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि पुलिस उसी दिशा में काम कर रही है। सीबीआई आएगी तो सीबीआई भी इसी दिशा में काम करेगी, इतना मुझे कहना है। ठीक है सर, ये आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो डॉक्टर संजय, विसरा रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, अभी तक विसरा रिपोर्ट नहीं आया है। और विसरा रिपोर्ट के बारे में एक जो मैंने देखा, जो सूत्रों से ही मुझे जो जानकारी मिली, उसमें उनका कहना है, जिसके बारे में कह रहे थे कि मान ले कि उसका हिस्टोपैथोलॉजी या उसका बायोकेमिकल रिपोर्ट भी अगर आ जाए तो उसके लीवर में क्या पाया गया, किडनी में क्या पाया गया, इंटेस्टाइन में क्या पाया गया, तो अब बहुत कुछ नहीं पता चल जाएगा कि ओवरडोज ऑफ पॉइजनिंग है, टॉक्सिक सबस्टांस है, ओपिएट पॉइजनिंग है, एंटी डिप्रेसेंट का ये है, या जो बहुत तरह के जो एंटीबायोटिक्स चले हैं उसका ओवरडोज है। तो विसरा रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बात तो तय है ना कि कॉज ऑफ डेथ का जो प्रमाणिक आधार माना जाएगा वो तो विसरा रिपोर्ट ही माना जाएगा। विसरा के बाद तो कुछ है नहीं, कि चूंकि जो भी कॉज ऑफ डेथ होगा वो विसरा रिपोर्ट से चीजें स्पष्ट हो जाएगी। एक दूसरी चीज, अब चूंकि जो भी हो रहा है, चाहे वो पोस्टमार्टम उस बच्ची का हुआ, रिव्यू में भेजा गया है एम्स की टीम के पास, या विसरा रिपोर्ट, अब तो कोई एक व्यक्ति अकेले करेगा नहीं, वो तो बजाते वहां भी एक मेडिकल बोर्ड बना करके और वीडियोग्राफी के माध्यम से ही ये होगा। तो विसरा रिपोर्ट से चीजें तो स्पष्ट हो ही जाएगी ना कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। देखते हैं, विसरा रिपोर्ट आने दीजिए। चलिए, ठीक है। पर चंदन जी, आप कह रहे थे कि पुलिस का जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लोगों की नाराजगी है, पर अब विकल्प क्या है? एक विकल्प मात्र यही है कि कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो जाए, यही एक विकल्प बचा हुआ है, और तो कोई दूसरा विकल्प है नहीं। सीबीआई को ऑलरेडी रिकमेंड किया जा चुका है, डीओपीटी अप्रूव करती है, तो ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी करेगी। परिवार जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जा चुका है, कोर्ट ने मना कर दिया है। अब एक ऑप्शन बचता है कि भाई परिवार फिर से जाए, कहे कि सीबीआई पर मेरा पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि बिहार में इतने सारे केसेस हैं जिनको लेकर के पब्लिक परसेप्शन बहुत खराब है। नवरूणा कांड डेड एंड पे पहुंच गया,
बालगिरी कांड को लेकर के भी जो चर्चा है, कहा जाता है बड़ी मछलियां बच गई, छोटी फंस गई। अब सवाल ये उठता है, हमारा यकीन है नहीं, तो भाई जांच तो एजेंसी ही करेगी, बहुत होगा तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी एक और विकल्प है। यही हो सकता है, क्योंकि परिजन दिल्ली पहुंचे हुए हैं, लगातार मांग उठाई जा रही है। भाई न्याय हो, ये सब चाहता है, हम भी चाहते हैं, और न्याय होते दिखना भी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जो तौर और तरीके अपनाए गए, जिसको लेकर के बहुत सारा सवाल है कि आपकी नीयत खराब ना हो, लेकिन आपके जो तौर और तरीके थे उस पर बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। रोज कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। आज फिर एक स्टोरी बलात्कार की है, संडे को भी दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। अब हर चीज के लिए पुलिस और सरकार ही जिम्मेदार नहीं होती, समाज भी जिम्मेदार होता है। इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा। बड़ा इजीली सरकार और पुलिस पे हर चीज डाल देते हैं, लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, देर से सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यह भी सच बात है, डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस। और ये जो डिलेड जस्टिस एंड डिनाइड जस्टिस, ये भारत में लगभग परंपरा बन चुकी है। बड़े लोगों का केस तुरंत सुन लिया जाता है, आम आदमी का केस सालों साल इंतजार किया जाता है। तो अब कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी ही चाह रहा होगा ना परिवार। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और रामबंधु बस जी से भी पूछ रहा हूं। सवाल ये है कि न्यायिक जांच की बात अब परिवार के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सरकार अगर पहले करती, सीबीआई जांच के पहले, ठीक है हम न्यायिक जांच के लिए आग्रह करेंगे, तो ये बात हो सकती थी। अभी तो न्यायालय के संवेदनशीलता पर है कि वो क्या आगे बढ़ के लेती है कि नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि सीबीआई के लिए जांच भी आसान नहीं है, क्योंकि वो चादर धुल चुकी है। जहाँ तक सवाल है डीवीआर का, वो तो तहस नहस किया जा चुका है। डायरी के बारे में टेम्परिंग की भी बात उठ रही है। अब सवाल है कि सीबीआई जांच करेगी तो व्यावहारिकता पर जांच करेगी। वह सवाल कर सकती है हमारे एसपी साहब से कि आखिर आपको इतनी हड़बड़ी क्या थी, एक प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट को आप जारी कर दिया और बाद में एम्स ने उसे खारिज कर दिया, तो ये किस दबाव में आपने किया। तो अब सीबीआई के पास सबूत के कम व्यावहारिकता जो है जांच का, वो उनके अपने टूल्स होंगे, शायद वो उसको आजमाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनके पास करने के लिए बहुत खुला मैदान तो नहीं है, क्योंकि बहुत चीज कह सकते हैं कि मतलब कमजोर कर दिया गया सबूतों को कई माध्यम से। आपको मालूम ही होगा कि डीवीआर में 2-2, 3-3 दिन की उसके रिकॉर्डिंग नहीं है, वो हटा दिए गए हैं। तो फिर सीबीआई आखिर किसी जांच के पहलू को प्राप्त कर, सिद्ध कर ही किसी पर तो आरोप दाखिल कर सकती है। जब वो नहीं मिलेगी तो क्या होगा। इसलिए मुझे ले लगता है कि सीबीआई जांच को भी कोई बहुत बड़ा आधार मिलने रामबंधु बस जी, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी अब एकमात्र विकल्प दिखाई पड़ता। अरे जांच तो कोई एजेंसी करेगी, पुलिस नहीं करेगी तो सीबीआई करेगी। यहाँ तो एनआईए के लिए भी कोई स्कोप नहीं है, ये तो कोई टेररिज्म का घटना तो दिख नहीं रहा है। तो अब सवाल उठता है ये दो एजेंसी। अब पुलिस को, भाई पुलिस ने कह दिया सीबीआई से करा लीजिए, तो सीबीआई इंक्वायरी हो तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी ही अब एक और विकल्प बचता है। परिवार को और क्या चाहिए, परिवार यही मांग कर सकती है, और क्या मांग कर सकती है। जी, विकल्प तो एक ही यही बचा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिजन को सीबीआई पे विश्वास क्यों नहीं है। देखिए, सीबीआई को जो पुराना रिकॉर्ड्स है वो सब एक पहलू है, लेकिन पीड़िता के निर्भया की जो मां है, डीजीपी से मिलने के बाद वो बोली कि डीजीपी बोले कि आप इसको आत्महत्या मान लीजिए, नहीं तो हम दे देंगे। चलिए, ठीक है। तो अब कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी एकमात्र विकल्प है। बहरहाल ये पूरा मसला जन आंदोलन का शक्ल अख्तियार कर चुका है, पर इस जन आंदोलन के बीच में क्या उस पीड़िता को, पीड़ित परिवार को, और जो लड़की गुजरी है जिसकी मौत हुई है, वो हत्या है या सुसाइड, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन उसको न्याय मिले, यही हम लोग की अपेक्षा है। बिहार की बात में इतना ही। रामबंधु बस जी, चंदन मानू जी, डॉक्टर संजय कुमार, पूर्व डीजीपी डीएस चौहान साहब, आपका बिहार की बात में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।